अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं जी वेक्टर इक्वेशंस का। और इसमें सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है जी कॉलम वेक्टर क्या होता है। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर। जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, हमने इसकी डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी ना, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। अब उसमें रोज चाहे एक है, दो हैं, तीन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ही कॉलम है तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स से ही कॉलम वेक्टर की डेफिनेशन निकलती है कि ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। रोज़ की यहाँ पे बात नहीं हो रही, रोज़ जितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर एक ही कॉलम है तो हम कहेंगे कि वो एक कॉलम वेक्टर है, या फिर आप उसको सिर्फ वेक्टर भी कह सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स दे दिए उन्होंने आपको, देखें। जैसे ये क्यू एक आपको एक दे दिया गया है वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम ये वेक्टर्स के नाम रिप्रेजेंट करें। जो भी आपको कॉलम में इस तरह मैट्रिक्स नजर आएगा, इसका मतलब है ये वेक्टर की बात हो रही है। वेक्टर के नाम यहाँ पे यू, वी, डब्ल्यू, A1, A2, A, B कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस वेक्टर का नाम यू है, इसके सामने देखें एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, देखने में ये रो मैट्रिक्स लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर छोटा सा टी है। इसका मतलब है आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, तो इसका मतलब है ये कॉलम वेक्टर है। इसी तरह से इसमें भी देख लें, रो है लेकिन उसके ऊपर टी लिखा हुआ है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर रो में मैट्रिक्स लिखा भी हुआ है और ऊपर टी है, इट मीन्स ये कॉलम वेक्टर है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये तीसरी भी एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर। नेक्स्ट है जी वेक्टर्स इन आर स्क्वायर। R2 भी पढ़ सकते हैं इसको, आर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। If R is the set of all real numbers, then the set of all vectors with two entries is denoted by R square या R cross R। यानी अगर एक ऐसा वेक्टर है कि जिसमें सिर्फ दो एंट्रीज हैं, यानी दो रोज हैं, देखिए ना, वेक्टर तो वही होगा कि जो कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर है कि जिसमें सिर्फ दो एंट्रीज हैं, जैसे ये 3 और -1, तो हम कहेंगे कि ये R स्क्वायर के अंदर लाई करता है। या फिर इसको हम R क्रॉस R इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसका जो है वो प्लेन होगा। इसी तरह से इस मैट्रिक्स में देखें या इस वेक्टर में देखें तो कितनी रोज हैं, 1 2 3, यानी 3 एंट्रीज हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये किसके अंदर लाई करता है, ये R पावर 3 के अंदर लाई करता है। और इसको अगर जब हम कॉलम में लिखेंगे तो इसमें 4 एंट्रीज आ रही हैं, तो ये R पावर 4 के अंदर लाई करता है। इसी तरह से जितनी किसी कॉलम के अंदर एंट्रीज होंगी, वो उसी R की उतनी ही पावर आपने जो है वो इंक्रीज कर देनी है, तो वो उसका प्लेन बन जाता है, ठीक है। और R से मुराद यहाँ पर ये भी है कि इसमें जो एंट्रीज होंगी ना वो रियल नंबर्स होंगे, यानी इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आएंगे। रियल नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें आयोटा वगैरह आ जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं होगी, सारी एंट्रीज जो है वो रियल नंबर्स में से ही ली जाती हैं। यहाँ पे एक फील्ड की डेफिनेशन आ जाती है। द एंट्रीज इन वेक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कॉल्ड अ फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय एफ। यानी रियल नंबर्स के जिस सेट में से आप उठा रहे होंगे ना अपनी एंट्रीज, वेक्टर की ये जो एंट्रीज हैं, वो जिस सेट में से आप उठा रहे होंगे वो सेट क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, और उसको आप एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अब हमने देखना है कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स को आप इक्वल कब कह सकते हैं, कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। आर स्क्वायर के अंदर, आर स्क्वायर की बात हो रही है तो इसमें वो वेक्टर्स आ जाएंगे कि जिसमें सिर्फ दो एंट्रीज है ना। दो वेक्टर तब इक्वल होंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यानी अगर एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। यानी u1 इज इक्वल टू v1 एंड u2 इज इक्वल टू v2। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देन जो वेक्टर u और v हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। नीचे एग्जाम्पल देख लें, 4 4 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा एलिमेंट 6 है, इसका दूसरा एलिमेंट 3 है। तो पहला तो एलिमेंट सेम था लेकिन दूसरा सेम नहीं है, इसकी वजह से दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। अच्छा, अब आर स्क्वायर में जो वेक्टर्स होते हैं ना, उनमें क्योंकि दो ही एंट्रीज हैं तो इन्हें हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर्स हमने ज्योमेट्री में देखा हुआ है कि हम इस तरह लिखते हैं ना, x, y, पहली वैल्यू x की होती है, कॉमा लगा के दूसरी y की होती है। तो इसमें भी क्योंकि दो ही वैल्यूज होती हैं, एक ऊपर वाली रो में होती है, एक नीचे वाली रो में, तो जो पहली वैल्यू होगी वो आप पहले x की जगह लिखते हैं, कॉमा लगा के दूसरी जो है आप y की जगह लिख देते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेक्टर है 3 और -1, तो इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, 3, -1, और इसको आम ऑर्डर पेयर्स की तरह या आम पॉइंट्स की तरह हम एक्स वाई प्लेन के अंदर प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ आर स्क्वायर की बात करेंगे जिसमें दो एंट्रीज हैं। अगर 3 होंगी तो उनको लिखने का तरीका फिर कुछ और होता है, वो हम आगे जाके बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम आर स्क्वायर को डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट आ जाता है जी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। अगर आप आर स्क्वायर के अंदर दो वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, लेट्स से एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है, आप दोनों को प्लस करेंगे तो u प्लस v लिखेंगे आप उसको। और प्लस करने का तरीका वही होता है, हम नॉर्मल जो मैट्रिसेस को प्लस करते हैं कि पहली वैल्यू पहले में ऐड कर देनी है आपने, दूसरी वैल्यू को दूसरे में ऐड कर देना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, u1 प्लस v1, u2 प्लस v2, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐड करेंगे और ये जो आंसर होगा ना वो भी आर स्क्वायर से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि जब आप पहली दो को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये दो है ना आपके पास वेक्टर्स, 1 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, -2 प्लस 5 करेंगे ये भी 3, ठीक है। ये भी आर स्क्वायर में लाया करता था, ये भी आर स्क्वायर में, क्योंकि दोनों में दो दो एंट्रीज हैं। जब आपने इनको ऐड किया तो दो ही एंट्रीज आ रही है ना, तो इट इज ऑल्सो इन आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा कि आप कोई भी स्केलर नंबर से मुराद है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, आप उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी सेम वही है जो हमने पीछे मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर u है आपके पास 3 1 और c की वैल्यू 5 है और आपने सी यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि जो c की वैल्यू है उसको u के हर एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। c की जगह पे आपने उसकी वैल्यू 5 रखी, u की जगह उसकी वैल्यू 3 - 1 रखें और 5 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर होगा ये भी आर स्क्वायर के अंदर ही लाई करेगा। नंबर c इन सी यू इज़ अ स्केलर, ये आपने याद रखना है कि जो बाहर c होगा ना वो स्केलर ही होना चाहिए, ये वेक्टर नहीं होगा। यानी आप अभी फिलहाल दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना नहीं सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और जो स्केलर नंबर होता है ना उसको आप लाइट फेस लिखते हैं, यानी उसको बोल्ड नहीं करना, और जो वेक्टर होता है उसको आप बोल्ड फेस लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क याद रखना है, MCQ में भी आ सकता है। आगे सिंपल सी एग्जाम्पल्स हैं, ये आप उम्मीद है खुद कर लेंगे। u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, 4u फाइंड करना है। तो 4u कैसे फाइंड करेंगे, आप 4 लिखेंगे और अंदर u की वैल्यू लिख देंगे और फिर 4 को दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। 4 1 ज़ार 4, फिर 4 2 ज़ार 8, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से -3v आपने फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप -3v के सामने -3 एज इट इज़, v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है आपने, फिर -3 को बारी बारी दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने फाइंड करना है 4u प्लस -3v, तो 4u की जो वैल्यू आई थी वो लिखें, 4 - 8 आई थी, फिर प्लस लगा के -3v की जो वैल्यू आई थी वो -6 15 आई थी, वो लिखें। दोनों को ऐड कर दें 4 और ये प्लस माइनस माइनस, 4 - 6 करेंगे -2 आ जाएगा, -8 प्लस 15 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो वेक्टर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से वही बात रिपीट हो रही है ऑर्डर पेयर वाली कि आप इस तरह से कोई मैट्रिक्स अगर R2 में लिखा हुआ है वेक्टर, तो आप उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब हम रो मैट्रिक्स लिखते हैं ना, उसमें लेट से मैंने एक रो मैट्रिक्स लिखना है, उसमें मैं 3 - 1 ऐसे लिखूंगी ना, यानी स्क्वायर ब्रैकेट होगी और दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दे के हम दूसरा एलिमेंट लिख देते हैं। लेकिन जब आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि दरमियान में हमेशा कॉमा आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय राउंड ब्रैकेट आती है, क्योंकि हम पॉइंट या जो ऑर्डर पेयर होता है उसको इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, x लिख के कॉमा लगा के y लिखते हैं, साइड पे पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि स्मॉल ब्रैकेट आती है, पैरेंथेसिस आती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो तो मैट्रिक्स में आती है, तो आप मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बना रहे, आप उसको ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। तो गोल ब्रैकेट लगानी है आपने, राउंड ब्रैकेट, और साथ में दरमियान में कॉमा लगाना है, कॉमा से दोनों को सेपरेट करना है। ये तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर स्क्वायर, यानी आप ये जो हम ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, जो आर स्क्वायर वाला वेक्टर है, इसको जब आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं तो आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। अब प्लॉट कैसे कर सकते हैं, देखिए आपके पास ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है 2 2, आपने उसको कैसे प्लॉट करना है, x की देखें इधर होती है ना पॉजिटिव साइड और y की पॉजिटिव साइड ये होती है, तो यहाँ से 1 2 काउंट कर लेना आपने, इधर से भी 1 2 काउंट कर लेना है और दोनों के सामने जो पॉइंट होगा वो आपने फिर इस तरह से प्लॉट कर लेना है। इसी तरह से अगर x -2 और y -1 है तो x की नेगेटिव साइड ये होती है, y की नेगेटिव साइड नीचे होती है, आप इस तरह से इनको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेक्टर्स इन R³। अच्छा, वेक्टर्स जो आर स्क्वायर में थे उसमें हमने पढ़ा कि 2 एंट्रीज होती हैं, जैसे एक ये 3 है, एक -1 है। अब अगर 2 की बजाय 3 एंट्रीज आ जाएंगी जैसे ये, तो फिर हमारा जो वेक्टर होगा वो आर स्क्वायर की बजाय R3 में लाया करेगा, R⁻3, यानी R³ के अंदर, ये R स्क्वायर के अंदर लाया करता है। अब आर स्क्वायर का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा, पहले हम ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, क्रॉस लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। इसमें रोज़ कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, कॉलम कितने हैं, एक ही है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 2/1,
ठीक है। लेकिन जो आर क्यूब में होगा मैट्रिक्स, इसका क्या होगा ऑर्डर, रोज़ 3 है, कॉलम 1 है, तो इसका 3/1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं R4 का पूछूं तो उसके अंदर कितनी एंट्रीज होती हैं, 4 एंट्रीज होंगी ना, क्योंकि होना तो उसने कॉलम मैट्रिक्स है। आप कॉलम 1 से ज़्यादा नहीं बना सकते, लेकिन रोज़ बनती जाएंगी जितनी इसकी पावर होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो 4 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो हम इसका जब ऑर्डर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, 4/1, 4/1, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि नंबर ऑफ रोज चेंज होती जा रही हैं हर किसी में, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। तो जब हम जनरल बात कर रहे होंगे ना कि r पावर n के अंदर, r पावर n से मुराद है कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, n×1। n यहाँ पे जितनी है r की पावर होगी उतनी ही रोज होती हैं, और कॉलम हमेशा 1 होता है, कॉलम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब चाहे वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, R² को हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, इसको 3 डायमेंशनल कहते हैं, ठीक है। और n डायमेंशनल के अंदर n×1 आ जाएगा। नेक्स्ट जीरो वेक्टर की डेफिनेशन आ जाती है, द वेक्टर्स हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय O। यानी ऐसा वेक्टर कि जिसके अंदर सारे नंबर जीरो हों, 2 हैं तो दोनों जीरो हैं, अगर 3 एंट्रीज हैं तो तीनों जीरो हैं, 4 एंट्रीज हैं तो चारों जीरो हैं, यानी ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एंट्रीज आर जीरो, तो फिर हम उसको जीरो वेक्टर कहते हैं और उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एंट्रीज इन O विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी अगर R² है तो नंबर ऑफ एंट्रीज 2 होंगी, 2 जीरो होंगे उसके अंदर। अगर R³ है, 3 डायमेंशनल के अंदर आप लिख रहे हैं कोई वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो फिर हम कहेंगे कि उसके अंदर जीरोस 3 होंगे, और अगर 4 डायमेंशन के अंदर लिख रहे हैं तो जीरोस 4 होंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं ऑफ R पावर n। R पावर n से मुराद है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये R², R³, R4, जो मर्जी R की पावर हो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। सॉरी आज गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं पिछले 1 वीक से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों की डेट शीट कल आ गई है तो मुझे इतने ज़्यादा कॉमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि जी बड़ी टेंशन हो रही है, लेक्चर रिकॉर्ड कर दें, तो मैं फिर आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, ब्रेक ले लेकर थोड़ा थोड़ा पोर्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा सा आपको इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी आवाज़ के साथ थोड़ी डाउन होगी, लेकिन मैं एडिटिंग में इसको आउट कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी है जी u+v इज इक्वल टू v+u। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो, चाहे u पहले रख के v बाद में रख लें या v पहले रख के u बाद में रख लें, आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह से अगर 3 वेक्टर्स आ जाते हैं आपके पास u, v और w, आप चाहे u और v को पहले ऐड करके w के साथ बाद में ऐड कर लें, या पहले v और w को ऐड कर लें और जो आंसर आए उसको u में ऐड कर लें, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे, ठीक है। यानी पहले 2 के साथ ब्रैकेट लगा लें, फिर अगले 2 के साथ। ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है कि u में आप 0 ऐड कर लो या 0 में u ऐड कर लो। 0 से मुराद क्या है कि ऐसा वेक्टर के जिसके अंदर आपको पता है ना स्केलर तो वेक्टर के साथ ऐड नहीं हो सकता, यानी 0 जो है वो इटसेल्फ किसी वेक्टर के साथ आप इस तरह से प्लस माइनस नहीं कर सकते। यहाँ 0 से मुराद क्या है, O है। O यानी जिसके अंदर सारी एंट्रीज 0 होंगी, इसको आप किसी वेक्टर के साथ प्लस या माइनस कर सकते हो। तो जब आप इसको किसी में ऐड करोगे तो आप देखेंगे कि आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 3 में ऐड हो, 0 -1 में ऐड हो, वो 3 और -1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप O को U में ऐड करें या U को O में ऐड करें, आंसर U ही आता है। इसी तरह से अगर आप u के अंदर उसका नेगेटिव ऐड करते हैं, यानी अगर u3 -1 है और उसका नेगेटिव क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 और ये +1 होगा, तो 2 नेगेटिव जब आपस में ऐड होते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 0 आता है। तो O आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर 2 वेक्टर्स प्लस हो रहे हैं और उनके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एक वेक्टर के साथ कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस स्केलर को उस वेक्टर की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा कि आप पहले दोनों वेक्टर्स आपस में ऐड कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसकी हर एंट्री के साथ वो स्केलर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आप पहले इस स्केलर को u की सारी एंट्रीज़ के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लो, इस स्केलर को v की सारी एंट्रीज़ के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर्स आएँ उन दोनों को आपस में आप क्या कर दें, प्लस कर दें, ठीक है। अब इनकी मैं एग्जाम्पल हर किसी की नहीं दे रही, साथ में बहुत लंबा काम हो जाएगा। आप खुद इसमें कोई भी एक स्केलर लेके, जैसे 5, साथ में एक वेक्टर ले लो 2 3 और उसके साथ प्लस कर लो एक और वेक्टर v ले लो जैसे 1 3, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो कि पहले दोनों को प्लस कर लें, जो आंसर आए 5 को बाद में सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, या पहले 5 को अंदर सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके दोनों वेक्टर्स के साथ अलग अलग फिर प्लस कर लें, आंसर दोनों साइड्स पे सेम ही आता है। इसे हम कहते हैं स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर
वेक्टर एडिशन, ठीक है, कि आप स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं ना, वेक्टर एडिशन हो रही है, यहाँ पे आप स्केलर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इसी के साथ एक मिलती जुलती प्रॉपर्टी आ जाती है कि दो स्केलर्स अगर ऐड हो रहे हैं और बाहर एक वेक्टर है, तो आप क्या करें, आप चाहें तो पहले दोनों स्केलर्स को ऐड करके फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले दोनों स्केलर्स को बारी बारी उस सेम वेक्टर से u से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में उनको ऐड कर लो, यानी c को पहले u के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लें, d को u के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लें, फिर एडिशन कर लें। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। अब इसमें देखें क्या है कि स्केलर्स ऐड हो रहे हैं, तो ये स्केलर एडिशन है, ठीक है, और वेक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी वेक्टर्स को हम दोनों के साथ सेपरेट कर रहे हैं ना, सी के साथ भी डी के साथ भी, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन। इसी तरह से अगर दो स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले सी और डी को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर यू से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप पहले किसी एक स्केलर को यू के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है कि आप ब्रैकेट आगे पीछे कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से 1 को आप यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर यू ही आ जाता है। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, किसी को भी मल्टीप्लाई करो, 1 जो है वो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना, उसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वेक्टर से, उस वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो MCQs में आ सकती हैं, आप लोगों ने बस एक दफ़ा इनको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आ जाता है लीनियर कॉम्बिनेशंस। लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, जब यहाँ से मेन आपके आगे शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और आप उनके साथ कोई स्केलर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक v1 और एक v2, आप इनके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हो, लेट से c1 और c2, और इनको आपस में ऐड कर दें और इसको किसी नए वेक्टर के इक्वल रखते हैं, तो ये आपके पास इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर 3 वेक्टर्स हैं तो तीनों के साथ बाहर कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वो आपस में प्लस हो रहे होंगे सारे आंसर्स, तो जो नई एक आपके पास चीज़ बनेगी उसको आप क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लें c1 v1 c2 v2 अप टू cp vp, यानी अगर v5 तक है आप जा रहे हैं तो यहाँ भी c5 तक जाएगा, सारे आपस में देखो मल्टीप्लाई होकर दरमियान में प्लस लगा दिया आपने, ठीक है, तो ये इक्वल टू y आ गया। तो y इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v अप टू vp। जैसे इसको मैं क्या पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी w इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। जो दो वेक्टर्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि उन दोनों के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में प्लस है। ये बस आपने इसका पैटर्न याद रखना है, ठीक है। नीचे एग्जांपल देखें, एक वेक्टर है v1, एक वेक्टर है v2। आपने v1 के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया 5/2, v2 के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया -1/2, फिर इन दोनों को प्लस करते हैं आप आपस में, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये जो w आ रहा है, अब ये w क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ v1 एंड v2, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट आगे इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, एक ये वेक्टर है, अब इसमें देखो 3 आ गए हैं। जैसे हमने पीछे देखा था ना कि हम अगर इस तरह से 2 एंट्रीज़ वाला है, r स्क्वायर वाला वेक्टर है, तो आप उसको ऑर्डर पेयर में इस तरह लिख सकते हो 3, -1, ठीक है। अब अगर 3 वाला है तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो x, y, z, तीनों के दरमियान में कॉमा लगा के साथ ब्रैकेट लगा दें। मतलब ये है कि ये इस तरह का वेक्टर है 3, 5, 2 इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 3, 5, 2 है, आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि ये देखो x की पोजीशन पे 3 है ना, तो मैं x की पोजीशन पे यहाँ पे 1 रखूँ, अंदर दोनों 0 रख दूँ, यानी इसको मैंने अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में करना है डिवाइड, मैं इसको मोर देन 1 वेक्टर्स के सम के तौर पे लिखना चाहती हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि x की जगह पे 3 है ना, तो 3 कॉमन लेके x की जगह 1 रखूँ और y और z की जगह पे 0 कर दूँ, प्लस फिर y की जगह पे 5 आ रहा है ना, तो 5 लिख के और ब्रैकेट में x की जगह 0 लेकिन y की जगह 1 करके z की जगह 0 कर दें, ठीक है। फिर ये z की जगह पे 2 आ रहा है, तो हम 2 और ब्रैकेट में x और y 0 करके z की जगह पे 1 कर दें। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये 3 और ये 0 0 हो जाएगा, प्लस इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, देखें 3 1 ज़र ये हो जाएगा 3, फिर 3 0 0 3 0 0, दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, फिर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 0 0 2 आ जाएगा। फिर इनको अगर आप प्लस कर दें तो पहला एलिमेंट आपस में प्लस होगा 3 0 0, तो वो 3 आ जाएगा, दूसरा आपस में प्लस होगा 0 5 0, तो वो 5 आ जाएगा, फिर 0 0 2, तो ये 2, तो वही चीज़ वापस आ रही है ना। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है इन द सम ऑफ मोर देन 1 वेक्टर, ठीक है, मोर देन 2 वेक्टर, सॉरी 3 वेक्टर्स के सम के तौर पे लिख लिया है। तो अब ये जो 3 है और इसके अंदर ये जो एक वेक्टर आ रहा है ना, मैं इसको v1 का नाम दे दूँ तो ये बन जाएगा 3v1
प्लस 5 इसको V2 कह देते हैं, प्लस 2 इसको V3 कह देते हैं, तो ये बनेगा 3V1 प्लस 5V2 प्लस 2V3। तो ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसको मैं क्या कहूँगी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका, जहाँ पे V1 V2 और V3 की वैल्यू साथ में हमने मेंशन कर दी, जो हमने यहाँ पे खुद से ली थी। ठीक है, पेपर में यूजुअली इस तरह का सवाल नहीं आता, ये बस आपको उन्होंने समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दिए। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है। अब जो हम आगे करने जा रहे हैं, देखें A1 A2 आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, एक साथ में वेक्टर B दे दिया है, और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रूव करें B इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2, यानी B जो है वो A1 A2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि A1 के साथ भी बाहर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, A2 के साथ भी बाहर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, दरमियान में प्लस हो, और ये फिर इक्वल हो जाए B के। B इधर लिख लें या इधर इक्वल लगा के लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो फिर हम कहेंगे B इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2, यानी A1 A2 के साथ बाहर कुछ ना कुछ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, दरमियान में प्लस लगा देना है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी इनका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा हुआ है। देखें, हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन को इस तरह लिख लिया, x1 a1 प्लस x2 a2 इज इक्वल टू b। x1 और x2 क्योंकि स्केलर्स है ना, तो उनको आपने लाइट फेस से लिखना है, और a1 a2 को थोड़ा बोल्ड करके लिख दिया, b जो है वो भी वेक्टर है, उसको भी आपने बोल्ड से लिख दिया। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा तो फिर ये इसका हम कहेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन है b, वरना b इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, देखें अब यही स्टेटमेंट हम लेंगे दोबारा, x1 a1 प्लस x2 a2 इज इक्वल टू b। अब x1 एज इट इज़, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन a1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 1 माइनस 2 माइनस 5, प्लस x2 एज इट इज़, a2 की भी वैल्यू हमें दी हुई है उन्होंने 2 5 और 6 इज इक्वल टू b हमें दिया हुआ है 7 4 माइनस 3। अब x1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x1 1 से मल्टीप्लाई होगा, x1 माइनस 2 से और x1 माइनस 5 से, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से x2 को भी अंदर बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वल के सामने जो b है वो भी वैसे ही आ गया। अब ये दोनों क्योंकि आपस में प्लस हो रहे हैं, तो पहला एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा, x1 प्लस 2x2, फिर माइनस 2x1 प्लस 5x2, फिर तीसरा एलिमेंट आपस में ऐड कर दें, इक्वल के सामने ये है। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई ना। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं या दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, तो पहला वाला पहले के इक्वल होता है, यानी x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 7 आ जाएगा, फिर माइनस 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और तीसरा वाला माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। जब हमारे पास ये इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, अब आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, जो पहला वेरिएबल है x1, इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम इसको मैट्रिक्स के अंदर, देखें x1 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, वो लिख लेना है। x2 का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, और इक्वल के सामने है 7। इसी तरह से इधर x1 के साथ है -2, x2 के साथ है 5 और सामने है 4, -5, फिर x2 के साथ 6 है और सामने -3। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर हम इक्वल के सामने वाले नंबर आखिरी कॉलम में लिख लेते होते हैं, पहले वेरिएबल के कोएफिशिएंट पहले कॉलम में, दूसरे वेरिएबल के कोएफिशिएंट दूसरे कॉलम में। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, रिड्यूस्ड एचलॉन में कर लें या एचलॉन में कर लें, आपकी मर्जी है। वो दोनों हम डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा यहाँ पे स्टेप्स नहीं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। जैसे मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में सिखाया था एचलॉन में या रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट करना, आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद आपने देख लेना है कि आपका यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में लास्ट वाली रो पूरी 0 हो रही है, यानी फर्स्ट में से आपकी x1 की वैल्यू निकलेगी। आप कहेंगे x1, इसको अगर आप देखें ना, ये x1 का कॉलम था ना, तो 1x1 प्लस ये 0x2 हो जाएगा, और ये इक्वल के सामने होता है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो लास्ट वाला होता है वो इक्वल के सामने आता है। इसी तरह से ये 0x1 प्लस 1x2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर ये 0x1 प्लस 0x2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट में से अगर आप देखें तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x1 इज इक्वल टू 3 आ गया। दूसरे में से देखें तो x2 इज इक्वल टू 2 आ गया, और तीसरे में इधर भी 0 इधर भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो x1 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, x2 की भी वैल्यू आ गई, तो सोल्यूशन तो हमें मिल गया। x1 की और x2 की वैल्यूज़ मिल गई है ना हमें। अगर यहाँ पे हमें सोल्यूशन ना मिलता तो हम कहते कि b इज़ नॉट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2, लेकिन यहाँ हमें सोल्यूशन मिल गया है, x1 x2 की वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो हम कहेंगे कि b इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2 वेयर x1 इज़ 3 एंड x2 इज़ 2। समझ आ गई बात की।
ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पैनिंग सेट क्या होता है। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लिया क्या होता है। अब जो वेक्टर्स होते हैं ना, उनका ज़रूरी नहीं है कि एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनता हो, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। जैसे पीछे दो वेक्टर्स थे हमारे पास A1 और A2, हमने उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, ये x1 A1 प्लस x2 A2 इज इक्वल टू b, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन था ना। इसी तरह से अगर मैं इसको x3 A1 प्लस x4 A2 इज़ इक्वल टू लेट से यहाँ पे c कर दूँ, या इधर b1 है इधर b2 कर दूँ। इसी तरह से मैं इसके मल्टीपल लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ। मैं इधर कॉन्स्टेंट्स चेंज करती जाऊँ और सामने वेक्टर का नाम चेंज करती जाऊँ, और ये A1 भी रिपीट होता जाएगा, A2 भी, यानी A1 A2 के कितने ज़्यादा लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, अब वो लीनियर कॉम्बिनेशंस का एक जो सेट बनेगा ना उन सबको मिला के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्पैनिंग सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल करके मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा कि इफ़ v1 to vp are in R पर n, then the set of all linear combinations of vector v1 to vp, यानी जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं ना, उन सब को फिर हम स्पैन v1 v अप टू vp से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सबसेट ऑफ R पर n स्पैन। ठीक है, यानी इनका जो स्पैनिंग सेट होगा उसको लिखने का तरीका ये होता है, स्पैन कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेक्टर्स के नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस A1 A2 का स्पैन लिखना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी स्पैन कर्ली ब्रैकेट A1 A2। इसके अंदर अब A1 A2 के जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें पता चलाना हो कि कोई लीनियर कॉम्बिनेशन किसी के स्पैन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे भी पिछले एग्जांपल में हमने सोल्यूशन फाइंड किया ना, x1 x2 की वैल्यूज़ निकाली थी। अगर तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन उसके स्पैनिंग सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, वरना वो लीनियर कॉम्बिनेशन उसके स्पैनिंग सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसकी भी अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन एक छोटा सा नोट है यहाँ पे, पहले पढ़ लेते हैं। द सेट स्पैन कंटेन्स एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ v1, यानी अगर कोई वेक्टर v1 है और इसका जो स्पैन होगा ना v1, उसके अंदर v1 के सारे स्केलर मल्टीपल्स होंगे, यानी अब उसके साथ v1 के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप उसके अंदर कोई और वेक्टर अगर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यानी स्पैन जो है ना वो v1 से vp तक है, लेट से ये v5 तक है। ठीक है, तो अब इसके अंदर 5 वेक्टर्स होने चाहिए थे, लेकिन हमें सिर्फ c1 दिया हुआ है, तो c1 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। आप कहेंगे कि इधर तो सिर्फ v1 है, लेकिन हमें v1 से vp, फॉर एग्जाम्पल यहाँ v5 होता तो हमें v1 से v5 तक दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो c के साथ सिर्फ v1 पे देख के स्टॉप कर दिया उन्होंने। तो हम इसको मजीद लिख सकते हैं ना, v1 के साथ इस तरह, लेट से v2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा हो, v3 के साथ भी 0 हो रहा हो, v4 के साथ भी 0 हो रहा हो, और v5 के साथ भी 0 हो रहा हो, तो फिर 0 वाले इसलिए उन्होंने ना लिखे हो और सिर्फ इसका नाम लिख दिया हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसमें c v1 लिखा हुआ है तो अब ये स्पैन जो है वो सिर्फ v1 का होगा, नहीं, ये v1 से v5 तक का भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि बाकी सबके साथ फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 0 मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है जी, 0 वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू vn, यानी आप 0 को हर उसके साथ ना लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बस आपने ये याद रखना है कि जो 0f है और जो 0v है दोनों में फ़र्क है। 0 के साथ जो छोटा सा v लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये 0 वेक्टर है कि जिसके अंदर ऑल द एंट्रीज आर 0, और 0f क्या है, ये वो फील्ड है जहाँ से आप वो सारे 0 उठा रहे हैं। हमने पीछे फील्ड की डेफिनेशन यही पढ़ी थी ना, कि जहाँ से आप सारी एंट्रीज उठाते हैं जिस सेट के अंदर से, रियल नंबर के सेट के अंदर से, उसे हम फील्ड कहते हैं। तो 0f जो है वो फील्ड है जहाँ से आप वो सारी 0 एंट्रीज उठा रहे हैं, और जो 0v है वो क्या है, ये एक 0 वेक्टर है, तो दोनों सेम नहीं है ये। नेक्स्ट है जी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पैन v एंड स्पैन uv। स्पैन v अगर आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है और लेट करें कि ये R³ के अंदर है, तो v के अंदर 3 एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ v के नहीं होंगे, वो v एंड 0 के आप कहेंगे। मैंने आपको पीछे बताया कि 0 फिर हर उस लीनियर कॉम्बिनेशन में लाजमी आ रहा होता है साथ में। ठीक है, इसी तरह से अगर स्पैन uv की बात कर रहे हैं तो अब इसमें सिर्फ u और v नहीं होंगे, u और v के साथ 0 भी होगा। ठीक है, तो स्पैन uv कंटेन्स द लाइन इन R³ थ्रू u एंड 0 एंड द लाइन थ्रू v एंड 0, तो 0 साथ लाजमी शामिल होता है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास A1 और A2, दो आपको वेक्टर्स दिए गए हैं, साथ में एक तीसरा वेक्टर दिया गया है। कहते हैं स्पैन A1 A2 एक प्लेन है R³ के अंदर, डज B लाई इन दैट प्लेन। आपने बताना है कि जो P है, क्या ये जो B है ये क्या इस स्पैन के अंदर लाई करता है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका, यानी A1 के साथ लेट से मैं इस तरह x1 A1 लिख लूँ, x2
A2 लिख लूँ इज़ इक्वल टू B। अब इसका सोल्यूशन आप फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अभी पिछली एग्जांपल में हमने किया था ना कि हम इसमें से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालने के बाद हम x1 और x2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है तो फिर हम कहेंगे कि B इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है और इसके स्पैन सेट के अंदर लाई करता है। लेकिन अगर इसमें से हमें x1 x2 का सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है और इसके स्पैन सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं, डायरेक्ट ही बना लेते हैं हम। पीछे प्रैक्टिस हो गई है ना हमारी पिछले एग्जाम्पल में कि हम x1 को पहले a1 की सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x2 को a2 के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको ऐड करके इक्वेशंस बनाते हैं। फिर इधर सारी x1 के आपके पास कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, x2 के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे और इधर b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो x1 के कोएफिशिएंट्स हम यहाँ से ले लेते हैं 1 - 2 3। ठीक है, फिर 5 - 3 5 - 13 एंड -3 और b जो है ये सामने आ जाएगा -3 8 और 1। अब इसको आपने एचलॉन में कन्वर्ट कर लें या रिड्यूस्ड एचलॉन में कर लें, आपकी मर्ज़ी है कि 1 के नीचे इन दोनों को 0 बनाएं और फिर इसके नीचे आपने इसको भी 0 बना लेना है। अब जब ये 0 बन जाएंगे ना तो फिर आपने क्या करना है, आपने इधर से वैल्यूज़ निकालनी है। तो डायरेक्ट हम अपने इस पे चलते हैं। देखें 0 बनाने के बाद ये मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें से देखो अब ये 1 ये वाला जो है 1 ये x1 के साथ आ जाएगा, 5 जो है ये x2 के साथ आ जाएगा और इक्वल के सामने आ जाएगा -3। इसी तरह से ये 0 x1 के साथ आ जाएगा, ये -3 जो है ये x2 के साथ आ जाएगा इज़ इक्वल टू ये 2। यहाँ से x1 x2 की तो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी ना, क्योंकि ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड करेंगे तो x2 जो है ये 2/-3 के इक्वल आ जाएगा। अब मैं इस x2 को अगर उठा के इधर पुट कर दूँ तो x1 की भी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन थर्ड रो में अगर आप देखो तो ये 0 x1 है प्लस 0 x2 है और इक्वल टू क्या आ गया -2, ये 0 0, तो 0 इज़ इक्वल टू -2 आ गया। हालांकि ये इक्वल तो नहीं हो सकते, तो हमारी जो लास्ट रो है उसमें हमारा ये 0 0 के इक्वल आना चाहिए था, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने अभी किया था ना यहाँ पे कि 0 0 के इक्वल आ गया था। लेकिन यहाँ पे 0 0 के इक्वल नहीं आया, 0 इक्वल आ गया -2 के, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे विच कैन नॉट बी ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इस वजह से इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर बी जो है वो उसके स्पैन सेट से बिलोंग नहीं करता। डज नॉट बिलोंग टू के लिए आप इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं ना, बी डज नॉट बिलोंग टू द स्पैन सेट ऑफ A1 एंड A2। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि कोई गिवन सेट जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो उसके स्पैन सेट में से बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स। छोटा सा एक फार्मूला दिया हुआ है, ये आपको वैसे भी पता होगा कि लेट्स से अगर आपने एक बुक जो है वो 500 की ख़रीदी है और आपने 2 किताबें ख़रीदनी हैं तो आप क्या करेंगे, आप 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने 3 ख़रीदनी है तो आप 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने आपने ख़रीदने हैं वो लिखने हैं आपने, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की प्राइस कितनी है वो लिखनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है। अच्छा, एग्जांपल है हमारे पास, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स B और C। For $1 worth of product B, the company spends $0.45 on materials, on labor and on overhead। तो हम यहाँ पे 2 सेट्स बना लेते हैं या 2 वेक्टर्स बना लेते हैं, बल्कि उन्होंने खुद ही हमें बना के दे दिए हैं। एक वेक्टर B है और एक वेक्टर C है। प्रोडक्ट B के लिए उन्होंने B के नाम से वेक्टर बना दिया है और जो प्रोडक्ट C है उसके लिए उन्होंने C के नाम से वेक्टर बना दिया है। कहते हैं B एंड C रिप्रेजेंट द कॉस्ट पर डॉलर ऑफ इनकम। फाइन क्या करना है आपने बताना है व्हाट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कैन बी गिवन टू द वेक्टर 100B। आपने 100B की वैल्यू निकाल के बता देनी है और बताना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो ये B है ना, तो आपने 100B निकालना है। तो आप 100B निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 एज इट इज़ B की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है आपने जो उन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई थी। अब 100 बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 100 0.45 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 45 आ जाएगा, 100.25 के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 आ जाएगा, 100.15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। तो अब इससे क्या पता चल रहा है हमें कि ये तो हमें उन्होंने कॉस्ट पर डॉलर ऑफ इनकम बताई थी ना कि $1 पे जो है वो इतनी कॉस्ट आ रही है। तो 100B ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ लिस्ट ऑफ वेरियस कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग $100 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट B, नेमली 45 फॉर मटीरियल्स, $25 फॉर लेबर्स एंड $15 फॉर ओवरहेड। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में कहते हैं सपोज द कंपनी विशेस टू मैन्युफैक्चर $1 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट B एंड $2 ऑफ वर्थ प्रोडक्ट C, गिव अ वेक्टर। आपने सिर्फ एक वेक्टर बना के दिखाना है। ठीक है, अब देखो जो प्रोडक्ट B है उसके वेक्टर का नाम क्या था, B था, प्रोडक्ट C के वेक्टर का नाम क्या था, C था।
अब जो प्रोडक्ट बी का वेक्टर है उसके लिए कितने डॉलर्स हैं, x1, तो आपने x1 को b से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस x2 को आपने प्रोडक्ट सी वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका एक वेक्टर बन गया। बस इतना सा काम है इसके अंदर, ठीक है। उन्होंने ये कहा था ना गिव अ वेक्टर, तो आपने एक वेक्टर बना दिया, बस इसमें से आपने कुछ फाइंड नहीं करना मजीद। नेक्स्ट हमारी जी वेक्टर इक्वेशंस आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, अगर ये पहला समझ आ जाएगा ना r² वाला, आगे फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले हम 1 डायमेंशनल कर लेते हैं, फिर 2 डायमेंशनल और फिर 3 डायमेंशनल के अंदर। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह से ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एक लाइन है जिसके ऊपर कोई पॉइंट है x0 जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, और एक वेरिएबल पॉइंट है x। वेरिएबल का मतलब है कि ये x जो है ये मूव कर सकता है। आप इनके दरमियान का अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप x में से x0 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इसके साथ एक नीचे वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने इस तरह से वेक्टर v, ये लाइन और ये वेक्टर, वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये क्या है, x माइनस x0 है। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये हमने पढ़ा हुआ है स्लोप्स वाले कैलकुलस के अंदर पढ़ा हुआ है कि x माइनस x0 अगर आप करेंगे तो वो इक्वल होगा इस वेक्टर v के, लेकिन इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई होगा। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं ना, तो आप क्या करते हैं, दोनों लाइंस यानी इस लाइन का जो नाम है वो और इस लाइन का जो नाम है वो दोनों को इक्वल रखेंगे और किसी एक के साथ आपने कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब स्केलर यहाँ पे उन्होंने t रखा है, आप उसको c रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। t इसलिए क्योंकि हमने आगे जाके ना इससे पैरामीटर्स बनाने हैं, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर यूजुअली मैथ्स में t यूज़ होता है, तो हमने भी यहाँ पे इसको t ले लिया है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है x माइनस x0 इज इक्वल टू tv। इसे क्या कहते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो वेक्टर इक्वेशन है ये हम अभी 1 डायमेंशनल के अंदर कर रहे हैं। अब जो t है ना, इस t की वैल्यू भी आपने बता दी है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। t की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3, नेगेटिव में चले जाएं, पॉजिटिव में चले जाएं। t क्योंकि एक स्केलर है तो इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, ठीक हो गया। अब ये जो हमारी वेक्टर इक्वेशन है ये है 1 डायमेंशनल के अंदर। आप इसको अब 2 डायमेंशनल के अंदर भी ड्राइव करेंगे, 3 डायमेंशनल के अंदर भी ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका ये जो x0 है ये ओरिजिन पे आ जाता, अगर ये x0 ओरिजिन पे होता तो x0 की वैल्यू क्या होती, 0 होती ना। तो हम लिखेंगे एट ओरिजिन x0 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर x0 0 के इक्वल हो जाता है तो x माइनस 0 ये रह जाएगा x इज इक्वल टू tv। तो ये आपके पास एक स्पेशल वेक्टर इक्वेशन बनेगी ऑफ लाइन अगर आपके पास x0 ओरिजिन पे आ जाता है तो, ठीक है। तो ये स्पेशल केस भी आपने याद रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन r²। ये हमने जो इक्वेशन निकाली है ये जो t है ना ये पैरामीटर कहलाता है। t को आपने याद रखना है, t इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल के अंदर निकाली है हमने कि जब एक ही पॉइंट है x। अगर 2 डायमेंशन होगा तो 2 डायमेंशनल के अंदर तो हम पॉइंट को इस तरह लिखते हैं ना, x, y, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लिखेंगे x, y, और ये जो पॉइंट होगा इसको लिखेंगे x0 y0, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क अब याद रखना है। इसी इक्वेशन को ज़रा गौर से देखना है आपने इस x की जगह, ये जो हमने x माइनस x0 किया था ना, इस x की जगह आपने लिख देना है x, y। फिर x में से माइनस हुआ था तो x y में से भी माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है, इधर हमने x0 को माइनस किया था, अब हम x0 y0 को माइनस करेंगे क्योंकि 2 डायमेंशनल है ना, तो सिंगल पॉइंट नहीं होगा वो, इस तरह पूरा एक पॉइंट होगा जिसको हम वो कहते हैं ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू सामने क्या आ रहा है, tv आ रहा है। अब जो v है इसके अंदर भी 2 एंट्रीज होंगी ना, a और b, क्योंकि 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, r² की बात हो रही है, तो r² के अंदर जो वेक्टर होता है उसके अंदर 2 एंट्रीज आ जाती हैं, तो हम उसको a और b कहेंगे। अब इसको ओपन कर दें, अगर 2 ऑर्डर पेयर माइनस हो रहे हैं तो पहला पहले में से माइनस होता है, x में से x0 माइनस होगा, x माइनस x0 माइनस कॉमा, सॉरी ब्रैकेट यहाँ बंद नहीं होगी, कॉमा, y में से y0 माइनस होगा, इधर ब्रैकेट बंद कर दें, इज इक्वल टू t को भी आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आप इस तरह लिख दें ta, tb, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप जब 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं तो कॉमा से पहले वाला इधर से कॉमा से पहले वाले के इक्वल होगा, यानी x माइनस x0 इक्वल हो जाएगा ta के और y माइनस y0 इक्वल हो जाएगा tb के। आप चाहें तो इधर से x को सेपरेट कर लें, तो x0 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x0 प्लस at लिख लें या ta लिख लें,
ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से y को सेपरेट कर लें तो y नॉट उधर जाके प्लस हो जाएगा और साथ में bt या tb जैसे भी आप लिखना चाहें, ये दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई। तो ये हमने दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना ली किसके अंदर, आर स्क्वायर के अंदर या टू डायमेंशनल के अंदर, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ना, इसको हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन है और जब आपने एक्स और वाई सेपरेट कर लिए हैं, दो अलग अलग इक्वेशन बना लिए हैं, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी स्पेशल केस आ जाता है कि अगर आपका एक्स नॉट ओरिजिन पे है तो एक्स नॉट जीरो हो जाएगा। अगर ये ओरिजिन पे होगा तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी के, और वाई किसके इक्वल आ जाएगा, बी टी के, क्योंकि एक्स नॉट और वाई नॉट तो फिर जीरो हो जाएंगे ना। अगर ओरिजिन की बात कर रहे हैं, एक्स नॉट भी जीरो, वाई नॉट भी जीरो, तो सिर्फ वाई इज इक्वल टू बी टी रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए टी रह जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। देखें ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी हमने x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, और ये जो ऊपर थी ये वेक्टर इक्वेशन थी। अब दो की बजाय अगर थ्री डायमेंशनल में हम कर रहे हो ड्राइव, तो इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, हम x y की जगह पे हम लिखेंगे इस तरह से x कॉमा वाई कॉमा जी, ठीक है, माइनस एक्स नॉट वाई नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। इसी तरह से सामने जो t के साथ a कॉमा b लिखा था वहाँ पे a कॉमा b कॉमा c आ जाएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने पीछे ड्राइव करवा के जो तीन पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेंगी, उसमें से पहली दो तो सेम होंगी जो हमने पीछे बनाई थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, तीसरी एक बनेगी z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेगी इन आर क्यूब, और t जो है वो एज यूजुअल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, find a vector equation and parametric equations of the line in R square that passes through the origin। अगर ये origin से पास कर रहा है तो यहाँ पे x नॉट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जहाँ पे भी origin की बात आ रही है वहाँ पे आपने याद रखना है x नॉट, y नॉट, z नॉट ये सब जीरो होंगे। और पैरेलल है वेक्टर इसके, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर में की बात हो रही है, तो आर स्क्वायर के अंदर हमने टू डायमेंशनल के अंदर जो ट्राई की थी उसके लिए हमने वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है, फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी निकालनी है, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाली थी हमने, मैं इसको ज़रा शीट पे करके आपको दिखाती हूँ। देखिए वेक्टर इक्वेशन हमने टू डायमेंशनल के अंदर क्या लिखी थी, पहले वन डायमेंशनल वाली लिख लेते हैं, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी वी, ये जनरल थी ना। अब हमने टू डायमेंशनल में कहा था कि हम x की जगह पे कर देते हैं एक्स वाई, और एक्स नॉट की जगह पे कर देते हैं एक्स नॉट वाई नॉट टी, और v की जगह पे हमने कहा था कि हम a b कर देते हैं। अब क्योंकि ये ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे x नॉट y नॉट तो जीरो हो जाता है, तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगी x कॉमा वाई इज इक्वल टू टी इंटू ए कॉमा बी। बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। x y की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, एक्स वाई, तो एक्स वाई रहता है क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ ना, एक्स वाई तो नहीं दिया, उन्होंने कहा था कि इक्वेशन फाइंड करें, तो वेक्टर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स का होना तो ज़रूरी है। तो एक्स वाई तो एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ ये जो वी की वैल्यूज़ है ना, ये ए है और ये बी है, ये दोनों आपने बस पुट कर देनी है। वी जो है वो -2, ए -2 है और बी 3 है, ए -2 है और बी 3 है, तो ये -2 और 3 मैंने पुट कर दिया, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके बाद उन्होंने हमसे कहा है कि आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी निकालनी है। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, हम पहले t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2t, 3t। अब दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल हैं तो पहला पहले के इक्वल होगा, यानी x -2t के इक्वल होगा, और जो y है वो 3t के इक्वल होगा। तो ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। सिंपल है, बस आपने ये जनरल वाली याद रखनी है। इससे फिर आप चाहे टू डायमेंशनल निकालना चाह रहे हैं, चाहे 3 निकालना चाह रहे हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा। 2 है तो x की जगह एक्स वाई कर दें और इसकी जगह x नॉट वाई नॉट, और v के साथ a b आ जाएगा। और अगर 3 डायमेंशनल करना चाह रहे हैं तो इसकी जगह x वाई जी, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, a b c, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसी का देखें तो आर क्यूब के अंदर हमने निकालनी है, यानी 3 डायमेंशनल है, इसमें भी वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी निकालनी है। अब पी नॉट हमें दिया हुआ है, ये ओरिजिन पे नहीं है, हमें पी नॉट दिया हुआ है, ये हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। पी नॉट हमें दिया हुआ है जनाब 1 2 -3, और साथ में जो वेक्टर वी दिया हुआ है वो दिया है 4 - 5 1, 4 - 5 1। हमें वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है, हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन भी निकालनी है। तो पहले हम वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। तो जो हमारी 1 डायमेंशन वाली थी वो हम सामने रखेंगे, x की जगह x y z आ जाएगा क्योंकि हम 3 डायमेंशनल में काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा x y z माइनस एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इज इक्वल टू टी के साथ v आ रहा होता है, तो v की जगह पे a b और c आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पैरामीटर जो हमारी वेक्टर इक्वेशन होती है ना, उसमें x y z की वैल्यू पुट नहीं की जाती, सिर्फ x नॉट y नॉट z नॉट ही पुट की जाती है। तो x नॉट y नॉट z नॉट वो है जो p नॉट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और -3, वो यहाँ पुट कर दें 1
2 माइनस 3 इज इक्वल टू टी के साथ वी की वैल्यूज आती हैं, तो वी की वैल्यू है 4 माइनस 5 और 1। अब आप क्या करेंगे, दोनों क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो पहला पहले से माइनस होगा, x माइनस 1 कॉमा y माइनस 2 कॉमा ये z प्लस 3 हो जाएगा और इक्वल के सामने t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4t कॉमा माइनस 5t कॉमा t। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो पहला पहले की इक्वल x माइनस 1 इज इक्वल टू 4t आ जाएगा, y माइनस 2 जो है ये इक्वल टू माइनस 5t आ जाएगा और जो z प्लस 3 है ये इक्वल टू t आ जाएगा। अब x को अलग कर लें तो 1 उधर जाके प्लस होगा तो 1 प्लस 4t, y को अलग कर लें तो 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 माइनस 5t और z को अलग कर लें तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3। ये आपके पास 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। ठीक है, ये वाली आपकी वेक्टर इक्वेशन थी और ये वाली आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड में हमसे क्या कह रहे हैं यूज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट बी। कि ये जो सेकंड पार्ट में आपने 3 वेक्टर इक्वेशंस निकाली है ना, उनको आपने क्या करना है, यूज टू फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम पी नॉट। यानी पी नॉट हमें दिया हुआ था ना एक पॉइंट, आपने ये जो वेक्टर इक्वेशन है इसको यूज़ करते हुए या इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को चाहे आप यूज़ कर लें, आपने 2 और पॉइंट्स निकाल के दिखाने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था टी यहाँ पे पैरामीटर है और टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो आप अपनी मर्जी से टी की कोई भी 2 वैल्यूज़ पुट करके 2 पॉइंट्स निकाल लें। लेट से आप टी को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो तीनों में 0 पुट करना है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 0 करेंगे तो वो सिर्फ 1 रह जाएगा ना। इसी तरह से y क्या निकलेगा, ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इधर भी t की जगह 0 पुट करें तो z इज इक्वल टू माइनस 3। तो एक पॉइंट p1 हमारे पास आ जाएगा, इसमें x 1 है, y 2 है, z माइनस 3 है। इसी तरह से पुट कर लें t की कोई और वैल्यू, लेट से t को मैं 1 पुट कर देती हूँ। यहाँ 1 पुट करेंगे, 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 तो x आ जाएगा 5। यहाँ पे 5 1 ज़ार 5 तो 2 माइनस 5 तो y आ जाएगा माइनस 3। इसी तरह से यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 तो z इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक दूसरा पॉइंट भी आ गया जिसमें x 5 है, y माइनस 3 है और z माइनस 2 है। अब मैंने ये 2 पॉइंट्स निकाले हैं, आपकी मर्जी है, आप t की वैल्यूज़ डिफरेंट पुट कर लेते तो आपके पॉइंट्स भी डिफरेंट आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं ना। t की वैल्यूज़ देखें कितनी ज़्यादा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो इतने ही ज़्यादा पॉइंट्स भी बनाए जा सकते हैं। आपने एनी 2 दिखाने थे तो हमने वो दिखा दिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी से t की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं। हमने पीछे एक ही वेक्टर लिया था ना v, अब आपके पास 2 वेक्टर्स आ रहे हैं v1 और v2। पैटर्न सेम रहेगा, जैसे हमने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी वी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम रहेगा, x माइनस एक्स नॉट। अब इस टी वी के साथ एक और टी वी आ जाएगा, क्योंकि 2 वेक्टर्स आ रहे हैं ना, तो 2 वेक्टर्स यहाँ पे लिख लेने हैं। आपको एक को v1 और t1 कह दें, एक को v2 और t2 कह दें, तो ये आपके पास जनरल बन जाएगी। इसमें अब फिर आगे 2 डायमेंशनल भी आ जाएंगी और 3 डायमेंशनल भी आ जाएंगी। इसमें से आपकी बुक में उन्होंने x को सेपरेट किया हुआ है, आप x को सेपरेट करेंगे तो x नॉट उधर जाके बस प्लस हो जाएगा, तो ये वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। और साथ में बता देना है कि जो t है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, और अगर इसमें भी हम स्पेशल केस देखें कि जिसमें अगर x नॉट ओरिजिन पे है, अगर x नॉट ओरिजिन पे होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू t1 v1 प्लस t2 v2 आ जाएगा। अब अगर हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालनी है तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट 3 डायमेंशनल वाली करके दिखा देती हूँ। 2 डायमेंशनल तो आप खुद निकाल लेंगे ना। तो 3 डायमेंशनल के लिए हम क्या करेंगे, देखें ये जो हमारी जनरल निकली है ना, इसमें x की जगह पे हम क्या लिख देते होते हैं, x, y, z, माइनस x नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, x नॉट, y नॉट, z नॉट इज इक्वल टू t1 एज इट इज़। v1 की जगह पे क्या आ जाएगा, a, b और c, आप उसको a1, b1 और c1 कह दें। इसी तरह से प्लस t2 इंटू v2 है, तो v2 की जगह पे आपने a2, b2, c2 कर देना। ठीक है, अगर ये 2 डायमेंशनल में आप कर रहे होते, मैं तो ये 3 डायमेंशनल में कर रही हूँ, तो आप सिर्फ एक्स वाई लिखते, इधर एक्स नॉट वाई नॉट लेते, a1 b1 लेते, a2 b2 लेते। ठीक है, अब माइनस करना है तो x में से x नॉट माइनस हो जाएगा, y में से y नॉट माइनस हो जाएगा, z में से z नॉट माइनस हो जाएगा। इसी तरह से सामने t1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t1 a1 प्लस t1 b1 प्लस t1 c1। इधर t2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t2 a2 प्लस t2 b2 प्लस t2 c2। ठीक है, अब 2 आपके पास इधर अभी भी ऐड हो रहे हैं, तो इनको मज़ीद ऐड कर लें। पहला पहले में ऐड हो जाएगा t1 a1 प्लस t2 a2
फिर T1B1 T2B2, फिर T1C1 T2C2, ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब पहला पहले की इक्वल आ जाएगा, यानी x माइनस एक्स नॉट जो है x माइनस एक्स नॉट, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया है, ये कॉमा आना था, माय मिस्टेक, यहाँ पे कॉमास है, ठीक है। अब x माइनस एक्स नॉट जो है इधर से पहले वाले की इक्वल आ जाएगा T1A1 प्लस T2A2। इसी तरह से y माइनस वाई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, T1B1 प्लस T2B2। इसी तरह से z माइनस z नॉट इक्वल आ जाएगा T1C1 प्लस T2C2, ठीक है। अब इसमें से भी आप x सेपरेट कर लोगे तो x नॉट उधर जाके प्लस कर दें, y सेपरेट कर लेंगे y नॉट उधर जाके प्लस हो जाएगा, z सेपरेट करेंगे z नॉट उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी जब हमारे पास वेक्टर्स 2 होते हैं। अब इसमें T1 और T2 दोनों जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है जिसमें हमें R3 के अंदर काम करना है और हमसे कह रहे हैं कि 2 वेक्टर्स हैं आपके पास V1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें 1, -2 और 3 दिए हुए हैं, एक और V2 है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4, 0 और 5 दिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो लाइन है ना वो पास करती है थ्रू ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है तो x नॉट, y नॉट और z नॉट को हमने किसके इक्वल रख देना होगा, 0 के इक्वल रख देना होगा, ठीक है। जब भी ओरिजिन की बात होगी तो नॉट वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं। अब आपने वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है और पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए वेक्टर दिए हुए हैं 2, जब वेक्टर 2 होंगे तो फिर आपने T1 T2 वाला यूज़ करना है, और अगर वेक्टर 1 होगा तो फिर हमने जो पीछे पढ़ा था 1 वाला वो हमने यूज़ करना है। तो हम पहले जनरल अपनी लिख लेते हैं, हमारी क्या थी, हमने जो निकाली थी पीछे वो ये था ना कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू T1V1 प्लस T2V2। अब क्योंकि ये ओरिजिन पे है तो ये चीज़ तो हो जाएगी 0, तो इसको 0 कर दें तो सिर्फ रह गया x की जगह पे अब हमने लिख लेना है x y z इज इक्वल टू T1, और V1 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, -2, 3 प्लस T2 के अंदर V2 आता है तो V2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 4, 0 और 5। अब T1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा T1, -2 T1, 3 T1, फिर दरमियान में प्लस है, T2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 T2 प्लस 0 T2 प्लस 5 T2। अब ये दोनों फिर प्लस हो रहे हैं तो पहला पहला आपस में ऐड कर दें, यानी T1 में प्लस हो जाएगा 4 T2 सॉरी, -2 T1 के साथ प्लस 0 T2 आ जाएगा, और 3 T1 के साथ 5 T2 आ जाएगा, और इधर है x y z। जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो इधर से पहला x इधर से पहले के इक्वल आ जाएगा, यानी x इक्वल आ जाएगा T1 प्लस 4 T2, और जो y है वो इक्वल आ जाएगा -2 T1 प्लस 0 T2। अब ये चाहें तो आप ये 0 वाली चीज़ ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, और जो z है ये इक्वल आ जाएगा 3 T1 प्लस 5 T2 के। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी आपने निकालनी, और ये जो ऊपर थी ये हमारी वेक्टर इक्वेशन निकल आई थी, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं फाइंड 3 पॉइंट्स इन द प्लेन ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, यानी ये जो पार्ट ए में आपने ये सॉल्व किया है ना, इससे मजीद 3 पॉइंट्स निकाल के दिखाएं। तो वैसे ही मैंने आपको जैसे बताया था, रैंडम आपने T1 और T2 की कोई भी वैल्यूज पुट करके ना 3 पॉइंट्स निकाल लेने हैं। लेट्स से मैं पहले T1 भी 0 कर देती हूँ और T2 भी 0 कर देती हूँ, तो ये T1 और T2 दोनों 0 होंगे तो x आ जाएगा 0। तो एक पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं जिसमें x 0 आ गया। अब यहाँ पे T1 पुट करेंगे 0 तो y भी 0 हो जाएगा, T2 तो T1 दोनों यहाँ 0 पुट करेंगे तो z भी 0 हो गया, तो एक पॉइंट हमने निकाल लिया। इसी तरह से अब t की वैल्यूज चेंज कर लें, आप T1 को भी 1 पुट कर लें, T2 को आप चाहें तो इसको भी 1 कर लें, -1 कर लें, आपकी मर्जी है, दोनों सेम रख लें, दोनों वैल्यूज डिफरेंट रख लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसी तरह से अब वैल्यूज चेंज कर करके आप यहाँ पे T1 की जगह 1 और T2 की जगह -1 पुट करें तो 1 - 4 ये 1 - 3 आ जाएगी x की वैल्यू, ये आप अब सेकेंड पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये -2 आ जाएगी, और यहाँ पे आप 1 और -1 पुट करेंगे तो ये -2 आ जाएगी, ये आपके पास P2 आ गया। इसी तरह से आप एक और पॉइंट निकाल सकते हैं, तो जितने पॉइंट्स वो आपसे कहेंगे उतने आपने इस तरह से निकाल के दिखा देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, अभी पीछे हमारे पास 2 थे ना, अब 3 अगर आ जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसी तरीके से आपने एक पॉइंट को x0, एक को x1 और एक को x2 कह देना है। पीछे हम x और x0 कह रहे थे, अभी हम पॉइंट्स को फिर क्या नाम देंगे, x0, x1 और x2। अगर 3 पॉइंट्स की बात हो रही है तो उनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन भी इसी तरह की होगी कि जब आप इस तरह से पॉइंट, हमने पीछे देखा था ना कि हम ये वेक्टर फॉर्म ये वाली लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते थे x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू t B1 प्लस T2
v2। तो अब आपके पास अगर 3 पॉइंट्स वाली चीज़ आ रही है तो आपने v1 के अंदर लिख लेना है x1 माइनस एक्स नॉट और t2 के अंदर लिख लेना है x2 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, बस ये आप चेंजिंग कर देंगे तो ये आपकी 3 पॉइंट्स वाली इक्वेशंस बन जाएंगी। ये आपके पास देखें वेक्टर इक्वेशन बन गई इसी तरीके की जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, अब फाइंड वेक्टर एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू पॉइंट्स p q एंड r। देखो अब यहाँ से पता चल रहा है कि उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो अब जो p होता है ये हमारे पास x नॉट y नॉट z नॉट है, ये वाला x1 y1 z1 है, ये जो है ये x2 y2 z2 है। वैल्यूज़ में आपको इसकी वो इक्वेशन बनवा देती हूँ, वैल्यूज़ फिर आपने पुट कर लेंगे। देखो हमारे पास जनरल फॉर्म ये होती है ना, अब हम 3 डायमेंशन में कर रहे हैं क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं x y z। तो x की जगह पे आ जाएगा x y z इज इक्वल टू x नॉट की जगह पे आ जाएगा x नॉट y नॉट z नॉट प्लस t1 एज इट इज़। यहाँ पे x1 माइनस एक्स नॉट, तो x1 वाले ये जो हैं इसमें से x नॉट माइनस कर देना है, y1 वाले में से y नॉट माइनस कर देना है, क्योंकि इधर तो ये x1 माइनस एक्स नॉट है ना, लेकिन हम 3 डायमेंशन में कर रहे हैं तो हमने x1 माइनस एक्स नॉट भी करना है, फिर y1 माइनस y नॉट भी करना है, z1 माइनस z नॉट भी करना है। तो -1 -2 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, फिर y वाले माइनस कर लें तो 4 इन माइनस इंटू -4 तो ये 8 हो जाएगा। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा जी -3 -5, ये भी -8 हो जाएगा। प्लस t2 के अंदर जो है वो x2 में से x नॉट वाले पॉइंट्स माइनस करने हैं, तो ये x2 वाले तीनों है, x2 y2 z2, इसमें से नॉट वाले तीनों माइनस हो जाएंगे। 1 -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर आप 10 -4 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, कॉमा -7 -5 करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें x y z तो आप कुछ भी नहीं पुट करते ना, x y और z तो एज इट इज़ रहता है, x नॉट y नॉट z नॉट की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें यहाँ पे, 2 -4 और 5 प्लस t1 एज इट इज़। t1 को अंदर चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दें, t1 को अंदर कर दें -3 t1 कॉमा 8 t1 कॉमा -8 t1 प्लस t2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें -t2 14 t2 और -12 t2। ठीक है, अब ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो पहला आपस में ऐड हो जाएगा, 2 -3 t -3 2 -3 t1 -t2 कॉमा दूसरा -4 प्लस 8t प्लस 14t, दूसरा ऐड हो गया। तीसरा कर दें 5 -8 t1 1 2 साथ लगा लेना है, -12 t2, तीसरा आपस में कर दिया। और इधर क्या है x y z। अब ये पहला जो है इधर से पहले के इक्वल यानी x के इक्वल आ जाएगा, 2 -3 t1 -t2। फिर इधर से दूसरा है y और इधर से दूसरा है -4 प्लस 8 t1 प्लस 14 t2। फिर इधर से तीसरा z है और उधर से तीसरा है जी 5 -8 t1 -12 t2। ये 3 आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना ली। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखे तीनों आंसर्स निकाल लिए। उसके बाद कहते हैं फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन। अब आपको पीछे जो क्वेश्चंस थे उसमें हमें वेक्टर इक्वेशन दी होती थी या पॉइंट्स दिए होते थे, हम वेक्टर इक्वेशन निकाल के पैरामीट्रिक निकालते थे। अभी यहाँ पे पैरामीट्रिक उन्होंने हमें दे दिए तीनों निकाल के, और हमने इससे रिवर्स जाना है, यानी हमने वेक्टर इक्वेशन निकाल के दिखानी है। वो कैसे करना है आपने, सबसे पहले ना आपने इसको सिंगल वेक्टर के तौर पे लिख लेना है, यानी x y z करके लिख लेना है। इक्वल लगाएं, x की वैल्यू लिखें, ये x की वैल्यू है 4 + 5 t1 - t2, 4 + 5 t1 - t2 कॉमा x के बाद y होता है। अब y की वैल्यू लिखें यहाँ पे 2 - t1 + 8 t2 कॉमा फिर z की वैल्यू लिखें t1 + t2। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से x, y, z इज इक्वल टू, आपको पता है ना पहला जो होता है वो कांस्टेंट आ जाते हैं, यानी x नॉट y नॉट z नॉट। यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, यहाँ पे 2 है, इधर नहीं है तो 0 होगा, तो 4 2 और 0 प्लस दूसरा t1 का होता है, यहाँ पे ना t1 की ब्रैकेट होती है, t1 के साथ यहाँ पे 5 है, इधर t1 के साथ -1 है, इधर t1 के साथ 1 है। फिर आपने t2 लिख लेना है, t2 के साथ यहाँ पे आपके पास आ रहा है -1, इधर आ रहा है जी 8 और इधर आ रहा है 1। तो ये आपने देखें इसको एक वेक्टर इक्वेशन बना दी, इतना सिंपल सा काम है सिर्फ। ठीक है, ये आपने x, y, z लिखा, x, y की वैल्यू, z की वैल्यू, जो कांस्टेंट थे वो आपने x नॉट y नॉट z नॉट बना दिए, जो t1 के कोएफिशिएंट थे वो t1 के साथ ब्रैकेट में लिख दिए, और t2 के कोएफिशिएंट आपने t2 के साथ ब्रैकेट में लिख दिए। और इधर से आप बता भी सकते हैं कि ये t1 के साथ जो अंदर चीज़ आ रही है ये v1 की वैल्यू है, और जो t2 के साथ आ रही है ये v2 की वैल्यू है। लास्ट इसकी एग्जांपल है जी फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस
और प्लेन की जो इक्वेशन है वो ये है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5। यानी यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने निकालनी है, एक इक्वेशन उन्होंने हमें बना के दे दी है। तो ऐसे केस में कि जब एक ही इक्वेशन है और आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है तो आप x को छोड़ के बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको किसी पैरामीटर के इक्वल लेट कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे फ्री वेरिएबल सीखा था ना, हम उसको टी लेट कर लेते थे या कोई भी आप फ्री वेरिएबल का नाम दे देते थे। इस तरह से यहाँ पे आपने y और z को दो पैरामीटर्स के इक्वल लेट कर लेना है। इक्वेशन लिखेंगे हम x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5। x को सेपरेट कर लें तो y उधर जाके प्लस होगा, z जाके माइनस होगा, 5 पहले से वहाँ पे प्लस है। अब आप लेट कर लें कि जो y है ना वो पहला पैरामीटर t1 है, z जो है वो दूसरा पैरामीटर t2 है। तो x क्या होगा फिर, यानी x इक्वल आ जाएगा y की जगह t1 कर दें क्योंकि हमने y को t1 लेट किया हुआ है ना, t1 माइनस 2, z की जगह t2 कर दें प्लस 5। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई। ये देखें 3 हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना ली जिसमें हमने x y z को इन टर्म्स ऑफ t जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो फाइनली हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। काफ़ी लंबा लेक्चर था क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो मैंने कोशिश की है कि सारे मैं आपको डिटेल के साथ समझा दूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।